इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। उसको बताने के लिए सबसे पहले देखते हैं ये पर्टिकुलर एग्जांपल। इस एग्जांपल में अगर मेरे पास 3 साल की बुक्स है, कुछ बुक्स फर्स्ट ईयर की है, कुछ बुक्स सेकेंड ईयर की है, कुछ बुक्स थर्ड ईयर की है। और अगर सपोज मेरे को ये बुक्स अरेंज करनी है इस रैक पे, तो मैं कैसे अरेंज करूँगा? तो देयर में बी अ चांस कि एक स्टूडेंट बोले कि भाई रैंडमली उठाओ बुक्स और उसको लगा दो कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर सपोज मुझे फर्स्ट ईयर की बुक्स चाहिए, ओके, फर्स्ट ईयर की कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए, सपोज सी लैंग्वेज की, तो उस केस में ये बुक फाइंड करने के लिए मुझे हर एक बुक को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सी लैंग्वेज की बुक है, क्या ये सी लैंग्वेज की है, क्या ये सी लैंग्वेज की, एंड सो ऑन। तो अगर मैंने अपना सर्च यहाँ से स्टार्ट किया कि आई स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये 5 बुक्स चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर सी लैंग्वेज नहीं मिली तो मैं ऊपर जाऊँगा एंड आई विल चेक दिस वन, और यहाँ पर भी नहीं मिली देन आई विल गो एट द टॉप और फिर मैं ये चेक करूँगा एंड लास्ट में मुझे सी लैंग्वेज की बुक मिलेगी। सपोज अगर सी की बुक ये ना होती, ये होती, ठीक है, तो इन दैट केस ये 5 सर्च करने के बाद ये 6th सर्च करता एंड देन 7th सर्च में मेरे को सी लैंग्वेज की बुक मिलती। तो ओवरऑल मतलब ये है कि अगर मैंने बुक्स को रैंडमली अरेंज किया है, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो उस केस में मुझे सर्च एक एक बुक करनी पड़ेगी और जब तक बुक नहीं मिलेगी डिजायर्ड बुक, तब तक मेरे को सर्च करते ही रहना पड़ेगा। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, स्पेशली अगर मेरी जो बुक है वो एकदम लास्ट में है। ओके, अब मान लो कोई दूसरा बच्चा है, उसने सारी बुक्स अरेंज करी हुई है, उसने कहा कि यार 3 साल की बुक है मेरे पास, तो मैं उसको क्या करता हूँ कि 3 स्लैब है, तो फर्स्ट ईयर की बुक यहाँ लगा देता हूँ, सेकंड की यहाँ, थर्ड की यहाँ। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर मुझे सी लैंग्वेज की बुक चाहिए तो एंड सी लैंग्वेज बुक इज ऑफ फर्स्ट ईयर, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट अवे मुझे फर्स्ट ईयर की बुक है तो मैं केवल इस वाले स्लैब में ही सर्च करूँगा। तो आई विल स्टार्ट सर्चिंग विद इस बुक। अगर ये बुक सी है तो बस ये उठा लूँगा, नहीं है देन आई विल गो टू द नेक्स्ट बुक। अगर ये नहीं है सी तो इसमें जाऊँगा, अगर ये नहीं है तो इसमें। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि हमें जस्ट मैक्सिमम 4 सर्चेस करनी पड़ी, ठीक है। सिर्फ इन 4 बुकों को हमें सर्च करना पड़ा, चेक करना पड़ा कि क्या ये सी लैंग्वेज की बुक है या नहीं है, और बाकी जो है, ठीक है, इनमें हमें चेक नहीं करना पड़ा, राइट। तो अगर मुझे फर्स्ट ईयर की सी लैंग्वेज की बुक चाहिए, सिंपली आई कैन गो टू द फर्स्ट स्लैब ऑफ द रैक, है ना। तो अब इस केस में प्रीवियस केस के मुकाबले इस केस में मैं कम टाइम लगाते हुए अपनी जो भी बुक मेरे को चाहिए होगी वो इजीली मेरे को मिल जाएगी। ओके, इसी सेम तरीके से अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरीज में हजारों लाखों किताबें होती है। अब अगर वो कोई भी सीक्वेंस प्रॉपर फ्लो में किताबें ना लगाए तो इट इज इम्पॉसिबल कि हम कोई भी किताब लाइब्रेरी में ढूंढ पाए। रैंडमली ठीक है, लक के लिए हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बुक मिल जाए हमें इजीली, और अगर मिल भी गई तो देयर में भी चांस कि हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़े। इसीलिए एवरीथिंग शुड बी अरेंज्ड प्रॉपरली, और अगर अरेंज प्रॉपरली है तो हम कम समय में स्मार्टली वो उसमें से चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सपोज इफ आई लुक एट अनदर केस, सपोज अगर कोई ऐसी किताब है, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में भी यूज होती है और सेकेंड ईयर में भी। सपोज ये वाली बुक है, ठीक है, ये वाली जो फर्स्ट ईयर में भी यूज होती है एंड सेकेंड ईयर में भी यूज होती है। तो अब देयर में भी 2 केसेस कि अगर मैंने सपोज की फर्स्ट ईयर की बुक, सेकेंड ईयर की बुक, थर्ड ईयर की बुक ऐसे अरेंज करी हुई अलग अलग स्लैब में, तो अब क्योंकि ये वाली बुक सेकेंड ईयर में भी यूज होनी है, तो देयर में भी 2 वेज कि एक तो ये है कि ठीक है मैं ये बुक दोबारा खरीदूं और दोबारा खरीद के मैं यहाँ पर लगा दूं, राइट। और दूसरा वे है कि मैं यहाँ पर एक सिंपल चिट रख दूं, ठीक है, कि भाई अगर बुक रेफर करनी है कि एक बुक ऐसी भी है जो कि फर्स्ट ईयर में बुक 2 है, मीन्स नॉट दिस वन, दिस वन। ओके, सो रेफर बुक 2 इन द फर्स्ट ईयर बुक। तो जो ये वाली बुक है बुक 2 और इन दिस फर्स्ट ईयर बुक, तो इस बुक को रेफर करें इन द सेकेंड ईयर ऑल्सो। तो इस केस से इससे क्या हुआ कि मुझे ये बुक दोबारा खरीदनी नहीं पड़ी, प्लस इसको रखने की जो स्पेस जाती, ठीक है, इस स्लैब में इसको रखने की जो स्पेस जाती, वो स्पेस भी मेरे को वेस्ट करनी नहीं पड़ी।
ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं पूरा इस एग्जाम्पल 1 को अगर कंसीडर करूं तो एग्जाम्पल 1 से वी कैन कंक्लूड कि अगर मैंने प्रॉपरली अपनी बुक्स को अरेंज किया है तो मैं कम से कम समय में, ठीक है, उन बुक्स को उठा के पढ़ सकता हूँ, है ना। जो भी बुक पढ़ने का मन कर रहा है ईजिली आई विल बी एबल टू फाइंड इट। प्लस डुप्लीकेशन ऑफ द बुक्स, कि डुप्लीकेशन ऑफ द बुक्स कैन बी अवॉइडेड। डुप्लीकेट करने के बाद मीन्स 2 बुक खरीदने की बजाय सिंपली आई कैन प्लेस अ चिट, है ना, एक पेपर में लिख के और डाल सकता हूँ कि भाई अगर सारी की सारी सेकेंड ईयर की बुक्स चाहिए तो वो फर्स्ट ईयर की भी बुक एक उठा लेना, राइट। तो दिस इज अबाउट बुक्स। अब दूसरा एग्जांपल ले इसी के लिए डाटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल एंड सपोज एक सोसाइटी है, वहाँ पर 9 फ्लैट्स है, फ्लैट 1 से लेके फ्लैट 9 तक, और एक डिलीवरी पर्सन है, उसको कुछ पार्सल डिलीवर करने हैं, ठीक है, इन फ्लैट्स में 31748। अब 2 तरीका है। एक तो ये है कि भाई ठीक है, जो डिलीवरी वाला लड़का है उसके पास सबसे ऊपर पार्सल 3 पड़ा है, 3 के लिए, फिर 1 के लिए पड़ा है, फिर 7 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 8 के लिए। तो वो इसी सीक्वेंस में चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। वो अपना दिमाग लगाए ना सिंपल कि भाई सबसे पहले वो फ्लैट 3 पे गया, ठीक है, उसके बाद 1 पे गया, फिर 1 से 7 पे गया, ठीक है, फिर 7 से 4 पे गया, फिर 4 से 8 पे गया। सो नाउ यू कैन सी कि अगर उसने पार्सल्स को अरेंज नहीं किया इन द ऑर्डर ऑफ द फ्लैट्स, ठीक है, जिस ऑर्डर में फ्लैट्स आ रहे हैं उस ही ऑर्डर में अगर पार्सल उसने नहीं लगाए तो कितना मूवमेंट उसे करना पड़ेगा अननेसेसरीली, राइट। अब मान लो एक दूसरा डिलीवरी पर्सन है, उसने क्या किया कि भाई जाने से पहले मैं पार्सल को अरेंज कर लूँगा ऑर्डर में। तो उसने 1 3 4 7 8 एज पर द सीक्वेंस कि जिस ऑर्डर में फ्लैट आएगी, कि अगर वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो जिस ऑर्डर में फ्लैट आएगी उसने पहले ही पार्सल को उस ऑर्डर में कर लिया। तो उससे क्या होगा, जस्ट वो फ्लैट 1 को डिलीवर करेगा, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 7 को, फिर 8 को। ओके, तो उसको एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उसको कम समय में द डिलीवरी पर्सन विल बी एबल टू डिलीवर द पार्सल, राइट। सो नाउ इन दोनों ही एग्जाम्पल से हमने ओवरऑल क्या समझा? ओवरऑल हमने समझा है कि अगर मैंने अपने जो आइटम्स है, जो भी मेरे ऑब्जेक्ट्स है या पार्सल है, अगर मैंने उनको प्रॉपर अरेंज किया है, ठीक है, प्रॉपर अरेंज किया है, तो मैं कम से कम टाइम में उनको एक्सेस कर पाऊंगा। मीन्स मैं कम से कम समय में अगर मुझे कोई बुक देखनी है, ठीक है, मैं उसको फाइंड आउट कर पाऊंगा कहाँ पर रखी है। अगर मेरे को कोई पार्सल डिलीवर करना है वो मैं कर सकता हूँ कम से कम समय में। अगर मेरे को मान लो कि पार्सल पिक करने हैं फ्लैट्स में से, ठीक है, तो वो भी आई कैन गो इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। सो ओवरऑल इट विल टेक लेस टाइम टू सर्च एनी पर्टिकुलर बुक और पार्सल। It will take minimum time to insert a new book और पार्सल। अब अगर मेरे को कोई नई बुक, मान लो सेकेंड ईयर की कोई बुक मैंने नहीं खरीदी है, उसको मेरे को रखनी है, तो सिंपली आई विल पुट इट इन अ सेकेंड स्लैब, है ना। तो इंसर्ट बड़े आराम से किया जा सकता है। अगर मुझे कोई आइटम रिमूव करना है तो भी, क्योंकि अगर मान लो मेरे को सपोज ये बोला गया यार सेकेंड ईयर की ये वाली बुक हटा दो, ठीक है, वो पुरानी हो गई है, तो मेरे को केवल सेकंड स्लैब पे जाके सर्च करना है। पहले मैं सर्च करूंगा कि भाई उन जितनी भी बुक्स है उनमें से कौन सी बुक है जो मेरे को हटानी है ना, और फिर वो जैसे मिलेगी तो मैं फिर वो हटा दूंगा, है ना। सो फर्स्ट इज टाइम, दैट वी आर गोइंग टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। टाइम, लेट मी राइट इट इन प्रॉपरली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो अगर प्रॉपरली डाटा को, अपनी बुक्स को, अपने पार्सल को हमने अरेंज किया तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी रिड्यूस्ड। सेकेंड इज कि हम इससे स्पेस भी बचा सकते हैं, कि सपोज जैसे बुक वाला एग्जांपल था कि हमारे पास एक ही बुक को 2 बार अगर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में अगर हमें रेफर करना है तो इट्स बेटर कि हम एक सिंपल चिट यूज़ करें, ठीक है, हम दूसरी बुक ना खरीदें, प्लस दूसरी बुक रखने की जो स्पेस हमें यूज़ करनी पड़ेगी वो यूज़ ना करें। तो अगर हमने प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है सब कुछ, तो देयर विल नॉट बी एनी चांस कि एक ही बुक मैं 2 बार खरीदूँ, है ना, और फिर 2 बुक को मैं वहीं रखूँ अपने बुक रैक में, तो आई विल बी एबल टू सेव दिस स्पेस, है ना। सो ओवर हियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर मैंने अपनी डाटा को, अपने ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से अरेंज किया हुआ है,
ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, तो एज पर द एप्लीकेशन, तो मैं कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकता हूँ। नाउ इन दोनों एग्जाम्पल का डाटा स्ट्रक्चर में क्या लेना देना है। नाउ अगर आप देखोगे कि हमारे जो कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जो भी डाटा होता है सारा का सारा डाटा हम स्टोर करते हैं कहाँ पर, मेमोरी में। और मेमोरी इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना, कि यहाँ पर ये मेमोरी के एड्रेस है, दैट दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लॉट, ये एड्रेस है इसका, है ना, एंड सो ऑन। और हर एक मेमोरी स्लॉट में वी कैन स्टोर 8 बिट्स इंफॉर्मेशन, है ना, ये सभी को पता है। सो अब मेरे पास अगर मेरे को इसमें से, इस मेमोरी में कोई भी डाटा स्टोर करना है या कोई भी डाटा उठाना है, ठीक है, रीड करना है, तो मुझे वो डाटा इस तरीके से स्टोर करना होगा या इस तरीके से रीड करना होगा जिससे कि मैं कम से कम समय में, ठीक है, मैक्सिमम काम कर सकूं। ओके, सो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो मेन यही है, दैट इट इज अ वे टू अरेंज द डाटा इन द मेमोरी in some particular order so that data can be used efficiently in terms of space and time complexity. Okay, so हमारा जो मैंने बुक रैक का एग्जांपल दिया, जो मैंने पार्सल वाला एग्जांपल दिया, तो इन द सेम वे, क्योंकि मेरी मेमोरी जो है उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और डाटा को अगर हम एफिशिएंटली एज पर द एप्लीकेशन अगर हम स्टोर करेंगे, ठीक है, तो हमारा कम से कम टाइम पे हम अपने डाटा को प्रोसेस कर पाएंगे और हम एक ही डाटा को 2-3 जगह नहीं लिखेंगे, राइट। उससे क्या होगा कि हमारी कम मेमोरी में हमारा मैक्सिमम हमारा डाटा आ पाएगा। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ओके, एंड it is a logical and mathematical model of organizing a data in the computer memory. Okay, so with this I end this video. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं and you can connect with me over here and please do subscribe my channel. Okay, thank you.